दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम भौतिक विज्ञान खंड में रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन आपके सही हैं, आपको बताना है। पहला कथन है कि ये धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, बिल्कुल सही है। इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, सही नहीं है। और यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है, ये भी आपका सही नहीं है। तो इसमें केवल कथन एक सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, तो आप जान लीजिए दोस्तों कि अग्नि श्रृंखला की सभी मिसाइलें सतह से सतह पर मार करने वाली यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइलें हैं। कथन एक आपका सही है। अग्नि 4 एक द्विचरणीय मिसाइल है जो ठोस प्ररोधक द्वारा चालित है और इसमें द्रव नोदक ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। अग्नि 4 1 टन का युद्ध शीर्ष यानी वारहेड ले जाने में सक्षम है, लेकिन इसकी अधिकतम मारक दूरी केवल 400 किलोमीटर ही है। तो कथन 2 और 3 आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है, इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक की है, बिल्कुल सही। यह दुश्मनों के राडार की पहुंच से बाहर रहेगी, सही है। और यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, ये आपका गलत है। दोस्तों अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। यह एक पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल है। विकल्प डी का जो तथ्य है वो सही नहीं है। सचल प्रक्षेपक युक्त कनस्तर प्रक्षेपण प्रणाली से लक्ष्य अग्नि 5 को सड़क या रेल के जरिए कहीं से भी ले जाकर वहां से प्रक्षेपित किया जा सकता है। अग्नि 5 की प्रारंभिक मारक दूरी 5000 किलोमीटर है, लेकिन इसे 8000 से 10000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अग्नि 5 शत्रु के राडारों को जाम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है, जिससे यह दुश्मनों के राडार की पहुंच से बाहर होगी। अगला प्रश्न है, इंद्र क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों, इंद्र जो है ये एक राडार है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इंद्र का फुल फॉर्म है इंडियन डॉपलर राडार और भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित 2D राडारों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला के अंतर्गत इंद्र 1 और इंद्र 2 का विकास किया गया है। इसका प्रयोग श्रीलंका की वायुसेना द्वारा भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताइए जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा अधिकारियों ने 27/1/96 को चांदीपुर से किया था। तो सही उत्तर है पृथ्वी 2। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी पुराना है। पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण 6 अक्टूबर 2018 को और उसके पहले 27 जनवरी 1996 को उड़ीसा के बालसोर स्थित चांदीपुर रेंज से किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया था। तो सही उत्तर है सुखोई 30 MKI। याद रखिएगा 8 जून 2006 को तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने 30 मिनट के लिए लड़ाकू वायुयान सुखोई 30 MKI को उड़ाया। उनके साथ उनके सहयोगी पायलट विंग कमांडर अजय राठौर रहे। इनके पश्चात पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी अपने कार्यकाल के दौरान 25 नवंबर 2009 को सुखोई MKI विमान में उड़ान भरकर इतिहास रचा। वे किसी लड़ाकू विमान में सवार होकर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत किस पर 2 वर्षों के लिए रोक लगाया है। तो सही उत्तर है इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर अमेरिका ने मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत जो है प्रतिबंध लगाया था। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है। तो सही उत्तर है डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी।
याद रखिएगा। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख रहे मिसाइल मैन के नाम से विख्यात अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने भारत के समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वर्ष 1983 से प्रारंभ हुए उक्त कार्यक्रम के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश प्रक्षेपास्त्र तैयार किए हैं और इस क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति के गरिमामयी पद पर आसीन थे। अगला प्रश्न है, सौर्य जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया था, वो क्या है? तो सही उत्तर है सौर्य थल से थल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है और इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर 100 किलोग्राम नीति भार के साथ है, 1000 किलोग्राम नीति भार के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सा सौर्य किस बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए, यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, गलत है। यह देखिए, ये कौन सा सही नहीं है? तो सौर्य एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, सही है। ये सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है, ये 900 किलोमीटर तक मार कर सकती है, गलत है। ये केवल 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसका सफल परीक्षण 24 सितंबर 2011 को किया गया था। तो सी आपका सही नहीं है। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर्य मिसाइल 8 मैक की अधिक गति से उड़ती है, सही नहीं है। सौर्य मिसाइल की परास 1600 किलोमीटर से अधिक है। तो दोस्तों, न तो एक और न ही दो सही है। कैसे? तो आप जान लीजिए, सौर्य मिसाइल की अधिकतम परास या अधिकतम गति सीमा 7.5 मैक है और ये 1000 किलोग्राम नीति भार के साथ 700 किलोमीटर की परास में लक्ष्य भेज सकती है। ये लघु दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी क्षमता 1000 किलोमीटर या इससे कम होती है। अगला प्रश्न है, देशज तकनीक से विकसित जो है तेजस क्या है? तो उत्तर है एक हल्का लड़ाकू विमान। याद रखिएगा, तेजस जो है ये देसी तकनीक से विकसित एक हल्का चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसका नामकरण तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और तेजस ने पहली बार 1 अगस्त 2003 को तेज गति के साथ उड़ान भरी थी। जनवरी 2011 में भारत में निर्मित प्रथम हल्के लड़ाकू स्वदेशी विमान तेजस को तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने भारतीय वायुसेना को सौंप दिया। जुलाई 2016 में तेजस की पहली स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और 20 फरवरी 2009 को तेजस मार्क 1 को भारतीय वायुसेना में तैनाती के लिए अंतिम परिचालन निकासी प्रदान की गई। अप्रैल 2021 में LCA तेजस को इसराइल की 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाले पाइथन मिसाइल से लैस किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है तेजस। अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो उत्तर है तेजस, ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, तेजस, विनाशक, ओजस, अग्नि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, हल्के लड़ाकू विमान या लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली स्क्वाड्रन 1 जुलाई 2016 को भारतीय वायुसेना में शामिल की गई। HAL HF-24 मारुत के बाद तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित दूसरा सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है और HAL HF-24 मारुत की पहली फ्लाइट जून 1961 में हुई थी और अप्रैल 1967 में ये भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। और आप जान लीजिए दोस्तों, वर्ष 1990 में सेवानिवृत्त होने तक इसके कुल 147 विमान निर्मित किए गए थे। और दोस्तों, जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से कोई नहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तेजस क्या है? तो तेजस जो है ये भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है। अगला प्रश्न है, एडमिरल गोर्सकोव। तो सही उत्तर है एडमिरल गोर्सकोव नौसैनिक विमान वाहक जहाज है, याद रखिएगा एडमिरल गोर्सकोव।
अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक जो है किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है सार्थक जो है अपतटीय गश्ती जहाज है। अगला प्रश्न है मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाले एक जलयान को तटरक्षक दल में शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है? तो सही उत्तर है विश्वस्त, ऑप्शन बी। दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित समुद्र पर गश्त लगाने वाले जलपोत विश्वस्त को मार्च 2010 में तटरक्षक दल में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है आईएनएस शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला क्या है? युद्धपोत, पनडुब्बी, विध्वंसक या रॉकेट प्रक्षेपक? तो सही उत्तर है तेल की आपूर्ति करने के लिए तेल वाहक पोत। तो यहाँ पर तेल वाहक पोत नहीं दिया गया है, ये एक तेल वाहक पोत है यानी आईएनएस शक्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों आईएनएस अस्त्रधारिणी का जिसका हाल में समाचारों में उल्लेख हुआ था कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? तो सही उत्तर है टारपीडो प्रमोजन और पुनर्प्राप्ति जलयान है आईएनएस अस्त्रधारिणी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ब्रह्मास यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है किसके द्वारा? तो आप जानते हैं ब्रह्मोस का निर्माण भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से हुआ है और इसका ये नामकरण ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ये मिसाइल 2.8 से 3 मैक तक की गति की मार करने में सक्षम है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक की रेंज की वार करने में सक्षम है और 20 मार्च 2013 को आंध्र प्रदेश तट पर बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले संस्करण का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत में संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की है? तो उत्तर है ब्रह्मोस का विकास भारत ने रूस के साथ किया है। यही प्रश्न है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो उत्तर है भारत और रूस का। ब्रह्मोस क्या है? तो दोस्तों ब्रह्मोस जो है ये एक प्रक्षेपास्त्र है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो सही उत्तर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना प्रारूप का। और ये प्रश्न सभी करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं, इसलिए हम इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रह्मोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो कौन सा सही नहीं है? यह भारत में रूस के सहयोग से बनी है। इसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया और इसकी फ्लाइट परास 400 किलोमीटर है। ये दोनों ही कथन यानी सी और डी दोनों ही गलत हैं। जान लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल की परास केवल 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल का उन्नत संस्करण भी बनकर तैयार है जिसकी मारक दूरी 500 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा तट के निकट आईएनएस रणवीर युद्धपोत से 21 मार्च 2010 को किया गया था, न कि 22 मार्च 2010 को। अगला प्रश्न है मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल प्रक्षेपण किया गया था कहां से? तो उत्तर है पोखरण से। दोस्तों 290 किलोमीटर की रेंज वाले ब्रह्मोस ब्लॉक 2 सुपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण मार्च 2009 में राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज से किया गया था। अगला प्रश्न है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो सही उत्तर है मानव रहित एयरक्राफ्ट लक्ष्य है। लक्ष्य भारत द्वारा विकसित किया गया पहला चालक रहित वायुयान है। इसका विकास डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है तकनीकी युक्त जिसे नेत्र कहते हैं इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर है ये एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये नेत्र के बारे में सही नहीं है। नेत्र जानते हैं दोस्तों एक अंधे व्यक्ति को पढ़ने की सुविधा देती है। ये एक ऐसी युक्ति है जिससे सेना को सर्वेक्षण करने की सुविधा मिलती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि कौन सा कथन सही है।
तो ऑप्शन सी आपका सही है। ये एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। याद रखिएगा, डीआरडीओ ने आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष मानव रहित यान का विकास किया है। करीब 1.5 किलोग्राम भार का ये मानव रहित विमान नेत्र आइडिया फोर्ज और डीआरडीओ की पुणे स्थित प्रयोगशाला आरएनडीई के गठजोड़ का परिणाम है। ये 200 से 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 2018 को अकेले मिग 21 बाइसन उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? तो ये थी अवनी चतुर्वेदी। दोस्तों, फरवरी 2018 में फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी किसी लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई। उन्होंने मिग 21 बाइसन नामक लड़ाकू विमान उड़ाकर ये उपलब्धि हासिल की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा F-18 सुपर हार्नेट के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन? तो देखिए, इसमें आपके 4 कथन दिए हैं। पहला है कि F-18 सुपर हार्नेट लड़ाकू विमान है जिसे यूएस एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। इसे रात और दिन दोनों समय में प्रयोग में लाया जा सकता है और इससे संसार के 8 देश वायुसेना में प्रयोग कर रहे हैं और इसे HAL बोइंग कंपनी की सहायता से बना रही है। सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। F-18 सुपर हार्नेट अमेरिकी लड़ाकू विमान है जिसे अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग बनाती है। भारतीय कंपनी HAL ने भी इसमें लगने हेतु कुछ उपकरण बनाए हैं और अमेरिका के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया और कुवैत इस विमान का प्रयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी THAAD क्या है? तो सही उत्तर है अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। THAAD यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है जो लघु और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध प्रतिरक्षा की क्षमता उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 संधियां हस्ताक्षरित की गई थीं किसके बीच? तो सही उत्तर है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। दोस्तों, स्टार्ट का फुल फॉर्म होता है द स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी और ये संधि 31 जुलाई 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी। इस संधि के माध्यम से दोनों देशों के अधिकार में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों और नाभिकीय युद्ध शीर्ष की संख्या को सीमित करने का प्रावधान किया गया था। इस संबंध में स्टार्ट 2 संधि जनवरी 1993 में हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न है, न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही थी, ये संधि क्या है? तो उत्तर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट यानी HCOC को हाल में निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया है? ऑप्शन है फिलिस्तीन, इसराइल, भारत, ईरान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारत ने। याद रखिएगा, हेग कोड ऑफ कंडक्ट ये जो है सामूहिक विनाश के हथियारों को ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के क्षेत्र को विनियमित करने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का परिणाम है और ये 25 नवंबर 2002 से प्रभावी है। वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 143 है। भारत 2016 में HCOC में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलियाई समूह और वैसेनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने के समर्थन देने का निर्णय लिया है और इन व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है आपको बताना है। तो पहला है, ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायता के होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि वैसेनार व्यवस्था के अंतर्गत जो है
जो व्यवस्थित एक औपचारिक समूह जिसके लक्ष्य समान है, ये सही नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई समूह के दूसरा है, ऑस्ट्रेलियाई समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि वैसेनार व्यवस्था के सहभागिता मुख्यतः यूरोपीय और अमेरिकी महाद्वीपों के देश है। तो दोस्तों इसमें न तो एक सही है और ना ही दो। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई समूह 1985 में स्थापित एक अनौपचारिक समूह है। इसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायता के होने के जोखिम के न्यूनीकृत करना है। वर्तमान में इसके 43 सदस्य हैं, जिसमें यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य शामिल हैं। एशिया से भारत और जापान इस समूह के सदस्य हैं और अफ्रीका का कोई भी देश इसका सदस्य नहीं है। और इसी तरह वैसेनार व्यवस्था क्या है? तो वैसेनार बहुस्तरीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे प्रयोग की वस्तुओं और तकनीकियों के निर्यात पर नियंत्रण करना है। इसके 42 सदस्य देश हैं, मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीप के, और एशिया से भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है, ऑपरेशन पवन का संबंध श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से है। अक्टूबर 1987 में भारतीय शांति रक्षक सेना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स द्वारा भारत श्रीलंका समझौते के तहत लिट्टे के नियंत्रण वाले जाफना में चलाए गए अभियान को ऑपरेशन पवन का कोड नेम दिया गया था। 3 हफ्तों तक चले इस अभियान में IPKF ने जाफना को तो लिट्टे से मुक्त करा लिया, लेकिन इसकी कीमत 214 भारतीय सैनिकों की जान से चुकानी पड़ी। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद या सिंपोजियम, इसके संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो प्रारंभिक इनागुरल यानी IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था, सही नहीं है। और IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल सही है। केवल और केवल 2 यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद एक स्वैच्छिक पहल है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय दृष्टि से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श का समावेशी और खुला मंच उपलब्ध कराने के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। 14 से 16 फरवरी 2008 के बीच पहला हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद में 25 राष्ट्र शामिल हैं। इसके ऑब्जर्वर्स की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, फ्रेंडशिप 2016 क्या है, आपको बताना है। तो ये रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसको फ्रेंडशिप 2016 नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसने भारत और USA के साथ जुलाई 2017 में मालाबार सैनिक अभ्यास किया था? तो आप जान लीजिए, मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भारत और USA के साथ जापान ने भाग लिया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों मालाबार श्रृंखला के अभ्यास का शुभारंभ 1992 में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच हुआ था। मालाबार अभ्यास का 21वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में 10 से 17 जुलाई 2017 के मध्य आयोजित हुआ, जिसमें भारत और अमेरिका के साथ जापान की नौसेना ने भी भाग लिया। मालाबार अभ्यास का 26वां संस्करण 9 से 15 नवंबर 2022 के मध्य जापान में आयोजित किया गया, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 2016 का संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री भारत और किस अन्य देश के साथ हुआ था? तो दोस्तों मैत्री जो अभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था, याद रखिएगा। और ये अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच 2006 से आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने नौसैनिक अभ्यास मिलन 2018 में भाग लेने के लिए भारत के आमंत्रण को ठुकरा दिया था? ऑप्शन है म्यांमार, मॉरिशस, ओमान और मालदीव। तो सही उत्तर है मालदीव।
मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना द्वारा 1995 में हुई थी। मिलन अभ्यास का 10वां संस्करण 11 से 13 मार्च 2018 के मध्य आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत ने मालदीव को आमंत्रित किया था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। और मिलन 2022 का आयोजन 25 फरवरी 2022 से 4 मार्च 2022 के मध्य किया गया। और मिलन 2022 का जो थीम था वो कैमराडरी, कोहेजन, कोलेब्रेशन ये था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्लीनेक्स 2 क्या है आपको बताना है। तो स्लीनेक्स 2 भारत और श्रीलंका के द्वारा किया जाने वाला संयुक्त नौसेना अभ्यास है। स्लीनेक्स श्रृंखला जो है भारत और श्रीलंका के मध्य त्रिंकोमाली में नौसेना सैनिक अभ्यास संपन्न हुआ था और इसका 7वां संस्करण सितंबर 2019 में विशाखापट्टनम में, अक्टूबर 2020 में त्रिंकोमाली श्रीलंका में स्लीनेक्स अभ्यास का 8वां संस्करण संपन्न हुआ था। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ। तो ये भारत और मलेशिया के बीच। दोस्तों 30 अप्रैल से 11 मई 2018 के मध्य हरिमौ शक्ति ये संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और मलेशिया की थल सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान से संबंधित रक्षा प्रौद्योगिकी से महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम प्रमुख वैज्ञानिक और आविष्कारों से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।